हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम CTET के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है CTET एग्जाम में पैडागोजी से टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो इस वीडियो से आपके वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिससे कि आसानी से आप पैडागोजी के सभी प्रश्नों के सही आंसर पहचान पाएंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी नए लोग हैं मैं बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा और CTET यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने उसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। यह पैडागोजी सीरीज का 75 अंक की तैयारी का तीसरा वीडियो है। बाकी के 2 वीडियोस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं ये जो सीरीज चल रहा है एग्जाम तक चलेगा और सभी सीरीज को पैडागोजी के सीरीज को अच्छे से देखने के बाद CTET पैडागोजी के 75 अंकों में से आपके आसानी से 65 से 70 क्वेश्चन कम से कम सही होंगे और यह एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं जानेंगे, हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आप जरूर देखिएगा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करेंगे। आप सभी को पता है याद करना एक नकारात्मक टैग वर्ड है CTET एग्जाम के लिए, तो पहला ऑप्शन यही कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे नकल करते हैं, यह एक नकारात्मक शब्द नहीं है, लेकिन सिर्फ श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना यह एक अच्छा अधिगम नहीं माना जाता, इसलिए यह ऑप्शन भी कट जाएगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तीसरा ऑप्शन है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, NCF 2005 के अनुसार इस समय जो भी शिक्षा व्यवस्था है वह बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित है और इसमें शिक्षक को व्यवस्था को अधिक महत्व नहीं देना, आप सभी को पता है, कई बार मैंने बताया है। तो शिक्षक जिस कक्षा को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं वह शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षा मानी जाएगी, कक्षा मानी जाएगी। और यहाँ पे बाल केंद्रित है, इसलिए बच्चों का सक्रिय रहना, बच्चों का अपने अनुसार, ठीक है, जैसे वे सीखना चाहते हैं वैसे सीख सकते हैं। तो C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रभावी रूप से तब सीखेंगे बच्चे जब वह गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। चलिए नोट करते चलिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और हाँ, आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि PDF मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ इस समय, क्योंकि रीज़न आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा दूर मेरी पोस्टिंग है। ठीक है, स्कूल में 6 घंटे बिताने, फिर आने जाने में 4 घंटे मेरे लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए PDF मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टेड मैं आपके लिए लाता हूँ जिससे कि बहुत से कॉन्सेप्ट आप समझ सकें। तो इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करिएगा कि बहुत अच्छा PDF नहीं बना पा रहा मैं। चलिए, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चे को बढ़ावा दे। ठीक है, या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो शिक्षक को छात्र के किसी भी हरकत को अनदेखा नहीं करना है। NCF के अनुसार ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा प्रणाली में छात्र के किसी भी चीज़ को आप अनदेखी नहीं करेंगे प्राथमिक कक्षाओं में। ठीक है, अनदेखी आप किस चीज़ को कर सकते हैं? गलतियों को। ठीक है, जो छात्र गलतियां करते हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं छोटी कक्षाओं में। ठीक है, क्योंकि गलतियां छोटे बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में देखी जाती हैं NCF के अनुसार। ठीक है, बाकी बच्चे जो भी हरकतें करें उसको अनदेखा नहीं करना है। यह ऑप्शन कट गया। पहला है विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिश्चियन स्कूल है तो सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों को बढ़ावा देना क्या एक विद्यालय के लिए, शिक्षक के लिए सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यह ऑप्शन भी कट गया यहाँ पे। अगला ऑप्शन है या हिंदू स्कूल है तो हिंदू बच्चों को बढ़ावा देना, या कोई भी समाज का स्कूल है या कोई भी होता है ना विशेष स्कूल, तो उसमें सिर्फ उसी बच्चों को बढ़ावा नहीं देना है एक शिक्षक के रूप में, आपको सभी बच्चों को एक समान रूप से देखना है। चलिए तीसरा ऑप्शन है यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं करना है कि गुड बॉय बैड बॉय वाली फीलिंग नहीं लानी है कि ये बच्चा
तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, ऐसा नहीं करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ए, बी और सी तो कट गया, ठीक है। और एग्जाम में भी आप ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव आंसर को कट कर दीजिए, बाकी का जो भी बचेगा एक ऑप्शन वही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही कम वीडियोज़ आपको मिलेंगे, लेकिन सेलेक्टेड मिलेंगे। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि पता है आपको लाइक से मोटिवेशन मिलता है बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला है बच्चों की गलतियां। देखिए गलतियों के बारे में जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ठीक है, तुरंत सुधार देनी चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। देखिए इस वीडियो में जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में ही लगभग बता दिया, पिछले क्वेश्चन में बता दिया है थोड़ी देर पहले। तो जो भी मैं क्वेश्चन इसमें कराता हूँ इस सीरीज में, वह एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। पहला है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना। दूसरा है अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। चौथा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ठीक है। बच्चों को लापरवाह, बच्चों की गलती ठहराना इस समय बिल्कुल सही नहीं है। सी टेट में नेगेटिव माना जाता है ये चीज़। डी ऑप्शन कट गया, सी कट गया, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं है गलतियां छोटे बच्चों की। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप प्राइमरी टेट दे रहे हैं तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन का अपर प्राइमरी में आंसर बदल जाएगा। अधिगम का एक भाग है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों कट गए। चलिए पहला दूसरे में से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही है दूसरा सही है, लेकिन दूसरे में ज़्यादा सकारात्मकता दिख रही होगी आपको कि अधिगम का एक भाग है, उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, के अलावा इन चार ऑप्शन में से किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अलावा बाकी के ऑप्शन बाकी के ऑप्शन जो है निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ठीक है। तीसरा है यह समय बिताने का सुखद तरीका है, या फिर वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि किसके अलावा बाकी के ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे यह समय बिताने का सुखद तरीका है खेल, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में है। तो एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ मज़ा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, मौज मस्ती के लिए कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, ठीक है। जो भी पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें कराई जाती हैं उसका भी महत्व पढ़ाई में ही होता है। तो खेल पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है, न कि सुखद तरीका है समय बिताने का, टाइम पास करने का तरीका थोड़ी ना होता है खेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे सी के अलावा बाकी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज़ था, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि एक दिन में कम से कम कितने वीडियो चाहिए आपको एग्ज़ाम होने तक सी टेट के लिए, ठीक है। कम से कम एक वीडियो, दो वीडियो या तीन वीडियो, ठीक है। और जो भी वीडियोज आपको मिलेंगे उसकी गारंटी है कि वह आपके काम की ही होंगी। तो एक, दो या तीन कितने वीडियो आपको चाहिए ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं डेली। चलिए अगला क्वेश्चन है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। संशोधित करने में, यहाँ संशोधित होगा, ध्यान रखिएगा, संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से एक ध्यान से एक चीज़ समझिएगा कि अगर यहीं पे कोलवर्ग की बात होती, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोलवर्ग अगर कहीं भी आते तो यहाँ पे पुरस्कार देने वाला ऑप्शन सही होता, क्योंकि उनका पहला जो अवस्था है दंड एवं पुरस्कार वाला जो अवस्था है पहला, ठीक है, उसके अनुसार बच्चे छोटे होते हैं तो उस अवस्था में दंड या पुरस्कार से प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब किसी मनोवैज्ञानिक की बात नहीं की गई है या एक पैडागोजी का क्वेश्चन, तो यहाँ आंसर बदल जाएगा। चलिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, पहला ऑप्शन। दूसरा कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा उस पर एक भाषण देकर। चौथा कार्य को छोटे हिस्सों में
बांटने के बाद निर्देश लिखकर। देखिए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और किसी एक बच्चे को पुरस्कार देना यह गलत है प्राथमिक कक्षाओं में। ठीक। बी ऑप्शन, कोई भी सहायता ना देकर, कोई भी सहायता नहीं देगा शिक्षक, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ भाषण देना प्राथमिक कक्षाओं में बिल्कुल गलत है। ठीक है, भाषण विधि जो है बड़े कक्षाओं में उपयोगी होता है। बचा डी, यही सही होगा हर हाल में। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक जो होते हैं सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है इसमें आपको हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस, ठीक है, उसके बाद बाल विकास का जो अध्यापन संबंधी मुद्दा होता है, सभी के पेडागोजी मिलेंगे। और पूरे 75 अंकों की मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। बाकी के सीरीज नीचे आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तरी तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, सभी को पता है सीटेट पेडागोजी आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तरी तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रश्नोत्तरी तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पहला, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। या चौथा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन क्या है, सकारात्मक हैं। ठीक है, अब जब चारों ऑप्शन सकारात्मक हो तो आपको क्या करना है, और ये समझने से पहले प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें आप। ठीक है, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने के साथ ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी है ताकि मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए, अगर सभी उत्तर सकारात्मक हो तो आपको क्या करना है। सभी उत्तर अगर सकारात्मक होंगे तो आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन को चुनना है जो कि बच्चे के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो, बच्चे के हित में सर्वाधिक जुड़ा हुआ हो, बच्चे के हित से। ठीक है, देखिए, अब देखिए, और क्या होता है कि कोई एक ऑप्शन चारों में से ऐसा होता है जिसमें बाकी के ऑप्शन समाहित होते हैं, तो वही ऑप्शन आपको ढूंढना है। उसको कैसे ढूंढेंगे आप, देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, किसी भी कक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर प्राथमिक कक्षा की बात की जाएगी तो बहुत ज़्यादा अनुशासन पे आपको ध्यान नहीं रखना है। थोड़ा बहुत अनुशासन बनाए रखना है, लेकिन अनुशासन बहुत ही ज़्यादा नहीं बनाए रखना है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जितनी ज़्यादा वो अपनी बातों को आपसे व्यक्त करेंगे, अपने सहपाठियों से बातचीत करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो यह अनुशासन से संभव नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन ऑप्शन कट गया। अब सी देखिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, सिर्फ किसी एक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रश्नोत्तरी तकनीक उपयोगी नहीं माना जा सकता, किस जिसमें सिर्फ एक कौशल की वृद्धि हो। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में सर्वांगीण विकास पे बल दिया जाता है ना, तो किसी एक कौशल की बात की जा रही है, इसलिए सी ऑप्शन भी कट गया। अब बचा बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, और ए ऑप्शन विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। प्रश्नोत्तरी तकनीक सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं होता, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त तो ऑप्शन बी होगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, प्रश्नोत्तरी तकनीक का सबसे अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। और आपके हिसाब से भी अगर बी ऑप्शन सही था तो समझ लीजिए पेडागोजी पे आपकी पकड़ मजबूत बन रही है। ठीक है, पेडागोजी में 75 में से आराम से आपके 65+ नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है इसी से पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और अगर अच्छी नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट करिए, आपकी अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं। ठीक है, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं। आप उनकी सफलता हेतु क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। पढ़ाए जाने वाले विषय में, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करना। डी ऑप्शन है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। ठीक है, 3 इडियट मूवी आपने देखा होगा, उसमें जो प्रोफेसर होते हैं, जो कॉलेज के हेड होते हैं, ठीक है,
जिसको वायरस बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, तो वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, उनका बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता। रीजन मतलब इसकी वजह से क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। तो बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखना, ठीक है, कि नहीं तुम ये करोगे, नहीं तुम 90% लाओगे, 100% लाओगे, यह बिल्कुल गलत है, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ है ये। तो इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, यही कट गया, क्योंकि नकारात्मक है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी नकारात्मक ही है। सी ऑप्शन, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करना। ठीक है, प्रायः तुलना करना कि ये जो राम है श्याम से बहुत बुद्धिमान है, तो श्याम क्या करेगा, दुखी हो जाएगा, ठीक है, और राम खुश हो जाएगा। तो एक बच्चा दुखी करके दूसरे बच्चों को खुश करना यह गलत है, तुलना नहीं करना है आपको एक दूसरे बच्चों से। बी ऑप्शन भी सी कट गया। बी है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, ठीक है, या ए, आप उनकी सफलता हेतु क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त करें। तो ये जो विश्वास अभिव्यक्त करेंगे हम कि हाँ तुम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अगर किसी बच्चे से हमने कुछ पूछा, उसने थोड़ा बहुत गलत भी बताया प्राथमिक कक्षा में, तो हम उसको शाबाशी देंगे कि हाँ बहुत अच्छा, और प्रयास करो, ऐसे ही पढ़ते रहो, गुड गुड, मतलब हम विश्वास उनमें व्यक्त करेंगे। यही सबसे उपयुक्त आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, कि सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। ठीक है, वंचित विद्यार्थी यानी कि जो पढ़ने में कमज़ोर है या किसी भी तरह से वीक है। चलिए, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को 4 में से क्या जरूरी है, क्या सही है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को पहला ऑप्शन, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पुस्तक नकारात्मक शब्द है प्राथमिक कक्षा के लिए, पहला ऑप्शन कट गया। बी है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना, बी ऑप्शन ठीक है, रोकते हैं इसको। सी है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। डी है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, तो अभिभावक को खुश करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर अभिभावक दुखी भी होता है और छात्र के हित में सही है तो आपको वही काम करना होगा एक शिक्षक के रूप में। जैसे मान लीजिए, चलिए अगला देखते हैं। डी है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना, सिर्फ प्रयोग पर ध्यान नहीं केंद्रित करना, किसी, हमेशा मैं आपसे कह रहा हूँ वो ऑप्शन कभी नहीं सही होगा जिसमें किसी एक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाए। बी देखिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ठीक है, और पहला तो कटा ही है क्योंकि पुस्तक नकारात्मक शब्द है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी अगर सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो 7905352723 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। और फीस इसकी बहुत ही कम रखी है मैंने, 100 रुपीज़ रखी है, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें कम पैसे में। और बहुत ही सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। चलिए, सीटेट के लिए आप जस्ट सीटेट लिख के मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है। भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, भाषा पाठ्य पुस्तक। इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। हिंदी पेडागोजी में अगर आपके 25 नंबर आते होंगे, ठीक है, मतलब हिंदी में 25 नंबर आते होंगे, तो इस चीज़ को समझने के बाद 28-29 नंबर आपके सही होंगे गारंटी के साथ। ठीक है, भाषा अर्जन पहले भी बता चुका हूँ मैं, पहले की जो वीडियोज़ है। अर्जन और सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अर्जन करना और किसी चीज़ को सीखना, अधिगम करना। ठीक है, सीखना या अधिगम करने के लिए आपको शिक्षक की ज़रूरत होती है, पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत होती है, विद्यालय की ज़रूरत होती है। लेकिन माफ़ करिएगा, किसी चीज़ को अर्जन करने के लिए, अर्जन जो है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, और सीखना एक मतलब क्रम से होता है। तो भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होगा, शिक्षक महत्वपूर्ण कभी नहीं होंगे, पाठ्य पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, और व्याकरण तो प्राथमिक कक्षाओं में वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता बहुत ज़्यादा। तो बचा बी ऑप्शन, यही सही होगा। लेकिन क्यों सही होगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करने से ही आप भाषा अर्जन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, आपकी जो मातृभाषा होती है उसको आप क्या करते हैं, सीखते हैं कि अर्जित करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा आप लोग ज़रूर, कि जो आपकी मातृभाषा होती है, आप लोगों के लिए होमवर्क है,
मातृभाषा, इसको आप सीखते हैं कि अर्जित करते हैं? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइएगा कि मातृभाषा अर्जित करते हैं या मातृभाषा सीखते हैं। चलिए, बाकी एक्सप्लेन मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक को भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ठीक है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। बच्चे सवालों में बंधे बधाए जवाब ना दें। डी, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में सिर्फ बंधे बंधाए जवाब यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं बड़ी कक्षाओं के लिए होते हैं। छोटी कक्षाओं में बंधे बंधाए बच्चे जवाब देंगे तो भाषा सीखने की उम्र होती है, भाषा सीख नहीं पाएंगे वो, ठीक है। और जब भाषा सीख नहीं पाएंगे तो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जरूरी है कि भाषा के बंधे बंधाए जवाब ना दे बच्चे, ठीक है। डी ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। सिर्फ संस्कृत निष्ठ भाषा यानी कि बहुत अच्छे भाषा में, ठीक है, संस्कारों का प्रयोग करते हुए, अच्छे वर्ड का यूज़ करते हुए, व्याकरण का प्रयोग करते हुए बच्चे जवाब दें, ये भी सही नहीं है। बी है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, यह तो एकदम गलत है। छोटी कक्षाओं में मातृभाषा प्रमुख भाषा मानी गई है एनसीएफ 2005 के अनुसार। चलिए अब सी देखिए, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, यही सही है, ठीक है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यही अपेक्षा करता है कि बच्चे खुल के मुक्त रूप से आंसर करें। और मुझे पक्का यकीन है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे ना लगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अपने टारगेट टीचर 68 500 चैनल को अभी फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए, ठीक है। टारगेट टीचर 68 500। अब आप सोचते होंगे कि वीडियो मतलब मेरे चैनल के नाम में 68 500 क्यों है? तो 68 500 वैकेंसी से इस चैनल को स्टार्ट किया गया था। मेरा सिलेक्शन भी 68 500 में हुआ D+B के बाद, तो इसलिए 68 500 इसमें जुड़ा हुआ है तभी से, और इसको मैंने हटाया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है? पहला, बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सी, केवल परीक्षा में होता है, डी, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो भाषा का प्रयोग जो होता है वह जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, गाना सुनते हैं, आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, उसमें भी भाषा का प्रयोग होता है। किसी से बातचीत करते हैं आप, उसमें भी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। मूवी देखने जाते हैं, उसमें भी भाषा के माध्यम से मूवी आपको समझ में आती है, देखते हैं। और हाँ, भाषा के कई रूप होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। भाषा सांकेतिक भी हो सकती है, ठीक है, साइन लैंग्वेज की सांकेतिक भाषा हो सकती है, ठीक है, लिखित हो सकती है, या फिर मौखिक हो सकती है। कोई भी रूप हो सकता है भाषा का। और भाषा का जो प्रयोग होता है वह जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि बच्चे अपने परिवेश में भाषा अर्जित करते हैं, लेकिन विद्यालय में जो भाषा सीखते हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, यह हम सीखते हैं, इसको अर्जित नहीं करते। अगर यह आपका प्रथम भाषा है, मातृभाषा, तब तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी भाषा होती है हमारी मातृभाषा के अलावा कोई भी लैंग्वेज, उसको हम सीखते हैं। चलिए, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही परिवेश उपलब्ध कराए, ठीक है। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही परिवेश उपलब्ध कराए, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि सिर्फ लक्ष्य भाषा जो उनका है, जिसका उनको ज़रूरत है बातचीत करने में, सिर्फ वही भाषा सिखाना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा, जरूरी नहीं कि अत्यंत सरल भाषा ही सिखाया जाए। सी, बच्चों को बिल्कुल भाषा ना पढ़ाया जाए, गलत है ये तो। डी है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एनसीएफ और एनसीईआरटी के द्वारा ये मान्यता है कि बच्चों को आप जब छोटे बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप समृद्ध भाषिक परिवेश या कोई भी समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराएंगे तो आसानी से खुद चीज़ों को सीख जाएंगे। क्योंकि जीन पियाजे का भी मानना है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, स्वयं सीखते हैं, ठीक है, करके सीखते हैं। एनसीएफ 2005 में भी कल मैंने आपको बताया, एनसीएफ का भी वीडियो नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिएगा एनसीएफ 2005। उसके बाद एनसीएफ से कोई क्वेश्चन आएगा, फटाक से आप आंसर कर देंगे, ठीक है। एनसीएफ 2005 का भी मानना है कि करके सीखने पर बल दिया जाए, ठीक है, करके सीखने पर। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सीखने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन करिए तो वास्तविक जीवन से जोड़ के सीखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। बी, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। या डी, वाह्य कारक। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित क्या करता है? अगर आपको सीखना हो तो सबसे अधिकतम रूप से क्या आपको अभिप्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा? सिर्फ फेल ना हो जाए इस डर से आप सीखना पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति से आप अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, या डी या सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक। तो बाह्य कारक भी होता है, असफलता से बचने के लिए भी होता है, और बी भी होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है? सी है। ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाना पसंद करता हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और भी कोचिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे क्यों पढ़ाता हूँ? चाहे 10 व्यू आएँ, 50 व्यू आएँ, 5,000 आएँ या 5 लाख आएँ, क्योंकि इससे मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड क्यों नहीं करता? ठीक है, क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ ये वीडियो आपके काम का है, मैं वीडियो बना के भी ना अपलोड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो व्यक्तिगत संतुष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के जीवन में, कुछ भी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सीखने के लिए। और इस चीज़ से आपको पढ़ाने से सीखना भी होता है मेरा खुद का। ठीक है, चलिए, तो सी ऑप्शन। और आप लोग भी कुछ भी सीखने के लिए प्रेरित क्यों होते हैं? ताकि आपको आपका लक्ष्य मिल सके और उससे आपको व्यक्तिगत संतुष्टि हो। चलिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से देखिए, वंचित बच्चा और मनबड़ बच्चा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक होता है मनबड़ बच्चे होते हैं इसलिए स्कूल नहीं जाते, और एक होते हैं वंचित बच्चे। वंचित बच्चों का मतलब ये हो गया कि विद्यालय उनके घर से बहुत दूर है। ठीक है, या और बहुत सारी असुविधाएं हैं आने जाने में, या और भी कोई दिक्कत है, तो उनको वंचित बच्चा बोलेंगे, विद्यालय से वंचित। लेकिन मनबड़ बच्चा होगा उसकी तो बात ही अलग होगी, उसको मोटिवेट करने के लिए अलग तरीका होगा। लेकिन वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अब इसका आंसर फटाक से आप बताएंगे। चलिए, आपके लिए होमवर्क होगा ये क्वेश्चन। आवासीय विद्यालय खोलना, ठीक है, या फिर बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बताया जाए। ठीक है, छोटे बच्चों को भी जेल में बंद कर देना पड़ेगा फिर तो। सी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चे लाए। काफ़ी फनी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे स्कूल में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जो मनबड़ टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ भी कर लीजिए, उनको मेरे प्रधानाध्यापक स्कूल से भी कई बार अपने घर जाके लाए हैं, लेकिन एक ही दो बार आए हैं, फिर वो सब नहीं आते। ठीक है, चलिए, डी है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ठीक है, 5-5 रुपये दें, पूरी सैलरी बांटनी पड़ेगी। चलिए, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देना, यानी कि तीनों ऑप्शन कट गए। इसका आंसर चलिए मैं ही बता देता हूँ, आवासीय विद्यालय खोलना। जो कस्तूरबा गांधी वगैरह और जो भी आवासीय विद्यालय होते हैं, एनवीएस वगैरह, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो वंचित बच्चे हैं वो भी विद्यालय आ सकें। ठीक है, वो भी पढ़ सकें, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। चलिए, तीसरा हो गया। अब ये आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी, विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, यानी कि जो विकास होता है और सीखना होता है उसमें समाज संस्कृति का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, सी है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। या डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते, शिक्षार्थी कैसे भी सीख सकते हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। बी है, विकास और सीखना समाज संस्कृत संदर्भों से प्रभावित होते हैं। अप्रभावित नहीं होते, प्रभावित होते हैं। बच्चों का विकास और सीखना समाज और संस्कृत में के साथ होता है। ठीक है, अपने समाज में रह के, और संस्कृत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ये है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बिल्कुल बाधक नहीं है, प्रश्न पूछने से संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों का। तो डी ऑप्शन सही होगा, खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। चलिए, समझ गए होंगे।
पहले ऑप्शन यहाँ पे पूछा कौन सा सत्य है, तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, यह तो असत्य चीज़ है। बी, विकास और सीखना समाज संस्कृत संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित नहीं प्रभावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन भी कट गया। सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, भी कट गया, यानी कि बचा डी, यही सही होगा। चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं 7905352723 पर। इस पे आपको सभी PDF नोट्स मिल जाएंगे इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से, ठीक है। नंबर एक बार और नोट करा देता हूँ मैं, 7905352723। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 100 रुपीज़ फीस है इसकी, और सभी PDF नोट्स, पेडागोजी वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।